अरुण के सामने वो प्लेटफॉर्म, वो स्टेज बना हुआ है। अरुण, जरा आप एक्सप्लेन कर पाएं कि इस वक्त वहां पर जब शरद पवार पहुंचे थे, लोग ये बता रहे हैं कल से वो कुछ बोले ही नहीं हैं, वो इतना टूट गए हैं। देखिए, शरद पवार एक जिजीविषा वाले आदमी। जब उनकी तबीयत खराब हुई थी, तारिक अनवर ने किस्सा सुनाया था, रूबिका अगर आप कहें तो, डॉक्टर के पास तारिक अनवर का कहना था कि वो भी गए थे साथ में, और डॉक्टर ने उनसे कहा था कि पवार साहब आप अपनी विल वगैरह बना दीजिए, आप बहुत ज़्यादा वक्त आपके पास नहीं है। और पवार साहब ने हंसते हुए कहा था अभी मुझे बहुत काम करना है डॉक्टर साहब, आप तो बताइए कि दवा क्या करनी है, मुझे बहुत काम करना है अभी। और तब से लेके पवार साहब लगभग 15 साल का वक्त गुजर गया है, पवार साहब अभी भी हैं, पूरी धमक के साथ हैं, पूरी चमक के साथ हैं। ये बात अलग है कि पिछले जो लोकल बॉडीज के चुनाव थे उसमें थोड़ा धक्का उनको लगा, लेकिन समय समय पर लगने वाले धक्के के बाद जो उभर के सामने आते हैं और मजबूती से, उसी का नाम शरद पवार शायद है। और आज लेकिन ये जो धक्का लगा है वो व्यक्तिगत रूप से वो बहुत बड़ा धक्का है। तस्वीरें मैं आपको मंच की एक बार दिखा देता हूं। लगभग 1 दर्जन के आसपास जो पंडित जी लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। राकेश नेगी, जरा तस्वीरें दिखाइए। अंतिम क्रिया कराने के लिए, अंतिम विधि कराने के लिए लगभग 1 दर्जन ब्राह्मण यहाँ पहुंचे हैं। जैसा कि मैंने तस्वीरों में दिखाया था, एक मटका रखा हुआ है सामने की तरफ से स्टील का, उसमें जो पानी है वो है उनकी ज़मीन का, उनकी मिट्टी का पानी। इसके अलावा जो लकड़ी है वो आपको मैंने दिखाया था, यहाँ पर पूरा ढेर है और चिता भी बना दी गई है। अब इंतजार है अजित पवार के पार्थिव शरीर को यहाँ लाने का। लेकिन जहाँ तक शरद पवार का आप जिक्र कर रही थी, बहुत झटके उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में सहे हैं, बहुत सारे सेटबैक उनको हुए और हर बार उभर के वो सामने आए। लेकिन इस तरह का झटका जब लगता है कि आपके सामने आपका बेटे जैसा भतीजा इस दुनिया को छोड़ के चला जाए, तो वो झटके से उभरना बहुत मुश्किल होता है। और यही शायद उनकी दिखाई दे रहा है आपको उनके कंडक्ट में कि बहुत कम बोल रहे हैं, न के बराबर बोल रहे हैं। एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया था छोटा सा, जब ममता बनर्जी का बयान आया था उसके बाद एक कमेंट उन्होंने किया था कि ये कोई इसमें साजिश नहीं, एक शुद्ध रूप से एक हादसा है और उस हादसे की तरह ही देखना जाना चाहिए इसको, और इसमें राजनीति नहीं लानी चाहिए। ये बात उन्होंने कही थी। उसके बाद यहाँ पर कैनोपी जो आप देखिए वहां पर बैठे हुए हैं शरद पवार, यहाँ पर मुजाहरा किया। अब ये बताया कि वो कितने पॉलिश्ड और सीजन पॉलिटिशियन है और हर चीज में राजनीति ढूंढ लेना ये शरद पवार का तरीका नहीं है, ये उनकी पर्सनालिटी नहीं है। और सोचिए, एकदम सिरे से खारिज कर दिया। आनंद जी, कल इसी बात की हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जब तक परिवार की तरफ से कुछ नहीं हो जाता हम नहीं कहेंगे, और देखिए क्लैरिटी के साथ कह दिया कि ये सब बातें जो हैं वो बेकार हैं। यही सीजन समझ में आते हैं कि किस प्रकार से वो इस दुर्घटना को आनंद जी, ये एको इज द इशू। मैं जैसे ही शुरू करती हूँ आपके यहाँ से एको आने लगता है। नहीं, एक बार फिर कोशिश कीजिए। आनंद जी से बात करवाइए, एक बार कोशिश करें। हो सकता है कि वहाँ स्पीकर या टेलीविजन की आवाज तेज हो। नहीं, मैं कुछ भी नहीं है। तो जनता इतना इंतजार करती है आनंद जी, जैसे ही आप बोलने लगते हैं तो वो बिल्कुल आकाशवाणी की तरह सुनाई पड़ती है। मैं एक बार फिर से दुरुस्त करवाती हूँ और फिर आती हूँ। हमारे साथ यहाँ शिवानी भी है, विवेक भी है। विवेक, कितना वक्त और? 9 बजे का बताया था आपने, कहा थोड़ा वक्त लग जाएगा, तो 9:30 तो लगभग बजने को है। हम ये मानकर चले 10 बजे अंतिम यात्रा शुरू होगी। बिल्कुल रूबिका, देखिए अभी कुछ सेकंड पहले मेरी आंखों के सामने से ही एक बड़ी सी ट्रक जो है वो पूरी तरह से फूलों से सजी हुई थी और उसमें अजीत दादा पवार जी का एक बड़ा पोस्टर ट्रक के आगे लगा हुआ था। कुछ सेकंड पहले यहाँ से गुजरी है और शायद वही ट्रक जो है जो यहाँ लोग हमसे मिले थे उनके साथ उनका कहना था कि ये ट्रक पहले काठीवाड़ी जा रही है, वहां पर अजीत दादा पवार के पार्थिव शरीर को उसी सजे हुए ट्रक में जो फूल माला से सजी हुई उनके बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हैं, उसी में उनकी पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। और उनके परिवार वालों को, जो उनके परिवार वाले जो साथ में बैठेंगे, उनके बच्चे, दोनों बेटे पार्थ पवार और जय पवार, वो भी साथ में रहेंगे, रोहित पवार भी साथ में रहेंगे। तो पूरा का पूरा परिवार जो है उस ट्रक में बैठेगा। ट्रक जस्ट अ फ्यू सेकंड पहले यहाँ से गई है। काठियावाड़ी पहुंचने में उसे मुश्किल से 5 या 10 मिनट लगेंगे। तो हो सकता है कि अभी जो समय हो रहा है 9:30 बजे के आसपास, तो 10 बजे के आसपास हम मान के चल रहे हैं कि उनका जो पार्थिव शरीर है वो काठियावाड़ी से निकलेगा। और काठियावाड़ी से जहां हमारे संवाददाता अरुण सिंह है, विद्या प्रतिष्ठान, वो 14 से 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो ऑन एन एवरेज मानिए कि आधे घंटे
घंटे में 10:30 या 11:45 बजे तक जो उनका पार्थिव शरीर है अजीत दादा पवार जी का वहां पहुंच जाएगा। क्योंकि देखिए विद्या प्रतिष्ठान में सारे जो लोग हैं, उनके परिवार वाले लोग हैं या फिर जितने जो नेतागण आ रहे हैं, वो धीरे धीरे वहां पे पहुंचते गए हैं। कोई इसी हाईवे पे मैं खड़ा हूं, मैंने कुछ देखे कुछ कांग्रेस के सीनियर्स नेता, शिवसेना के सीनियर्स नेता जो ऑलरेडी यहां से निकल चुके हैं, वो सीधे विद्या प्रतिष्ठान में पहुंच रहे हैं। तो अब माना जा रहा है कि आधे घंटे बाद 10 बजे के आसपास अजीत दादा पवार का पार्थिव शरीर यहां से निकलेगा और पूरे जो उनके परिवार वाले हैं वो सब लोग निकलेंगे। तो 10:30 या 11:45 बजे तक विद्या प्रतिष्ठान में अजीत दादा पवार का पार्थिव शरीर पहुंचेगा। फिर वहां पर उनकी अंतिम संस्कार की जो हिंदू रीति रिवाज की जो पूरी जो रिचुअल्स होती है वो शुरू हो जाएंगी। तो माना जा रहा है कि 11 सवा 11 बजे तक जो अंतिम संस्कार का रिचुअल शुरू हो जाएगा। जितने भी मंत्रोच्चारण करने के लिए पंडित जी है वो पहुंच चुके हैं। शिवानी हाथ हिला रही है, शायद कुछ कहना चाह रही है। और उसके बाद आनंद जी, मुझे जानकारी मिली है कि अब दुरुस्त है आपकी आवाज। शिवानी जी रूबिका, उसी में मैं कुछ जोड़ते हुए यहाँ पर तस्वीर आपको दिखा दूं, क्योंकि यहीं पर उनका अभी जो पार्थिव शरीर है वो रखा गया है। शिवानी, थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू है, जो बाहर है वो बाहर ही रहेंगे। कोई बोलिए। यहाँ पे रूबिका बैरिकेड्स आप देख रही हैं, बैरिकेड्स यहाँ पर लगा दिए गए हैं, यानी अंदर अब जाने की अनुमति नहीं है। अभी तक अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर जाने दिया जा रहा था, लेकिन अब नहीं है। यानी अब यहाँ से आइडिया लगाया जा सकता है कि कुछ देर बाद यहाँ से जो पार्थिव शरीर है उनका लेकर अब आगे की ओर यहाँ पर बढ़ा जाएगा। जी रूबिका। अच्छा, तो देखिए शिवानी ने अभी जानकारी दी है कि अब जो अंतिम दर्शन के लिए एंट्री थी वो एंट्री बंद कर दी गई है। यानी किसी भी वक्त अब जो अंतिम यात्रा है वो शुरू हो जाएगी। और जैसा विवेक बता रहे हैं, वो देखिए जहां से शुरू होगी अंतिम यात्रा वहां शिवानी मौजूद है, जहां से होकर गुजरेगी वहां पर विवेक मौजूद है, और जो अंतिम पड़ाव होगा जहां पर अंतिम संस्कार होना है वहां अरुण मौजूद है। अरुण कुछ बता रहे हैं। अरुण, अभी मैं तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि सुशील कुमार शिंदे पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं। और इसके अलावा जो है उनकी बेटी प्रणीति शिंदे इस वक्त तस्वीरों में अगर आप देखिए तो सुशील शिंदे और प्रणीति शिंदे दोनों शरद पवार के पास जा रहे हैं उनको ढांढस बंधाने के लिए। और अंतिम क्रिया से पहले, अंत्येष्टि से पहले किस तरह से तमाम जो नेता हैं और दलीय सीमाओं को तोड़ते हुए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, कांग्रेस के नेता हों, राज ठाकरे हों, उद्धव ठाकरे हों, पूरा समूचा विपक्ष हो या फिर सत्ता पक्ष हो, एक मंच पर एकजुट एक साथ इस दुख की घड़ी में पवार परिवार के साथ खड़ा नजर आ रहा है। और वही तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा था कि शरद पवार को ढांढस बंधाने के लिए उनके पूर्व सहयोगी, जिनको वो अपना गुरु, राजनीतिक गुरु कहते हैं, सुशील कुमार शिंदे अपने आप को कहते हैं कि मैं जो कुछ भी हूं वो शरद पवार की वजह से हूं। तो शरद पवार न सिर्फ एक अकेले नेता हैं बल्कि उन्होंने नेताओं की एक बड़ी फौज खड़ी की है। अजीत पवार की बात करें, उनको ग्रूम किया, सुशील कुमार शिंदे की बात करें, बहुत ऐसे नेता हैं। और मेरी तो रूबिका एक बात मैं आपको कहूं कि शरद पवार ने जब कांग्रेस छोड़ दी थी तब भी कांग्रेस के कई नेता कहते थे कि महाराष्ट्र में हमारी पार्टी के भी डिसीजन अगर कुछ बड़े लेने होते हैं तो शरद पवार की भूमिका और उनकी सलाह उसमें मायने रखती है। तो शरद पवार का ऐसा कद है भारत की राजनीति में, 37-38 साल में, 40 साल के अंदर, 40 साल की उम्र के आसपास मुख्यमंत्री किसी सूबे का बन जाना किसी नेता के लिए कितना बड़ा अचीवमेंट होता है। उसके बाद केंद्र की राजनीति में कुछ इस तरह रम जाना कि वहां पर बड़े कैबिनेट मिनिस्ट्रीज से लेकर के, और एक समय ऐसा आया जब प्रधानमंत्री की कुर्सी के ठीक बगल में खड़े थे, ये अलग बात है कि वहां तक नहीं पहुंचे। उसी तरह से उनका जो कद है और उनकी जो पूरे, आप देखिए प्रधानमंत्री, जब आप बात कर रहे हैं हमसे अरुण, तब सुप्रिया सुले वहां पर दिखाई दे रही हैं तेज गति से अपने पिता की तरफ बढ़ते हुए। एक बहुत बड़ा सदमा सुप्रिया सुले को भी लगा है, क्योंकि कल जब ये खबर मिली तो उनकी तरफ से पहला जो शब्द निकला था डेवस्टेटेड, और उसके बाद जब उनकी पहली तस्वीर सामने आई थी तो उस तस्वीर में साफ तौर पर दिख रहा था कि वो ये कह रही हैं कि सबका लाडला चला गया। हमारे साथ आनंद विजय जी भी हैं। आनंद जी, ये आप अपनी बात एक तो ममता बनर्जी के उसमें कह रहे थे, और दूसरा इस वक्त पूरा का पूरा वहां पर जमावड़ा है, भजन कीर्तन करते हुए भी लोग वहां पहुंच रहे हैं। रूबिका जी, देखिए अभी आपके स्क्रीन पर सुप्रिया सुले जो उनकी बहन है, जो चचेरी बहन है, वो दिखाई दे रही हैं शरद पवार के पास जाते हुए, ये व्यवस्थाओं को ठीक करते हुए। मुझे याद आता है ये सुप्रिया सुले 2006 में जब राज्यसभा के लिए चुनी गई थी, उसके बाद 2009 में इन्होंने पहला चुनाव लड़ा था बारामती से, और तब शरद पवार जी ने अजीत दादा पवार को इनकी जिम्मेदारी दी थी। सुप्रिया सुले, मुझे जहां तक याद पड़ता है रूबिका जी, कि सुप्रिया सुले 2009 में
3 लाख से ज्यादा वोटों से जीती थी। हाँ। और उसके बाद उतने वोट आनंद जी, उनको बारामती अंतिम में नहीं यात्रा मिले। शायद शुरू होने को है। शिवानी जी। हमें पुकार रही है। शिवानी, शायद अंतिम यात्रा शुरू होने को है। बैरिकेड्स लग चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग किस तरीके से आगे धक्का देकर उनके अंतिम दर्शन किसी भी तरीके से करना चाहते हैं। और यही धक्का मुक्की यहाँ पर अभी हुई। हालांकि जो पुलिस गई वो रोकने की कोशिश कर रही, लेकिन फिर भी देखिए ये यहाँ के कण कण को जानते थे, वो एक एक बंदे को यहाँ पर समझते थे, एक एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से वो जानते थे, उनकी समस्याओं का निवारण करते थे। और आज जब अंतिम दर्शनों के लिए उनका तो लोग ना आखिरी समय तक उनके दर्शन करना चाहते हैं। अनंत विजय जी, आखिरी समय तक वो पुलिस से भिड़ जा रहे हैं कि हमको एक बार देखना है तो मतलब देखना है। हालांकि ये भी समझना होगा कि एक व्यवस्था के तहत ही ये काम हो सकता है। अब अंतिम यात्रा निकलनी है, फिर आपको अंतिम पड़ाव पर पहुंचना है जहां अंतिम संस्कार होना है, वहां भी लाखों की तादाद में लोग इंतजार कर रहे हैं। आनंद जी। बिल्कुल, ये बहुत बहुत भावुक पल होता है अपने समर्थकों के लिए जब वो नेता के अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन व्यवस्था और समय की मर्यादा का पालन तो हर किसी को करना ही पड़ता है। अगर ये व्यवस्थाएं नहीं चलेंगी तो फिर अजीत दादा का अंतिम संस्कार कैसे संपन्न हो पाएगा, ये वहां के लोगों को ध्यान रखना होगा, कार्यकर्ताओं को ध्यान रखना होगा और व्यवस्था बनाने में पुलिस का सहयोग भी करना चाहिए। ये सही है कि पूरा राष्ट्र शोकमग्न है। अभी मुझे लगता है बारामती के जो उनके समर्थक है, उनके घर का, जैसा आप बता रही थी कि लाडला चला गया, तो उस लाडले के लिए पूरा बारामती उमड़ा हुआ है। लेकिन समय की मर्यादा, मुझे लगता है कि शरद पवार जी की पत्नी आपकी स्क्रीन के दाहिने तरफ दिखाई दे रही हैं, जिसमें उनको लेकर आया जा रहा है मुझे। और आप देखिए परिवार में कितनी मर्यादित परिवार रहा कि दोनों परिवार अलग भी रहे, लेकिन जब इनकी शरद पवार जी की पत्नी का ऑपरेशन हुआ तो तुरंत वो हुआ था, दोनों धड़े अलग हुए थे। और अजीत दादा पवार सिल्वर ओक, जहां शरद पवार मुंबई में रहते हैं, सिल्वर ओक में जाकर अपनी चाची से मिले थे। और कभी भी, और मुझे तो याद पड़ता है कि 2024 के चुनाव के पहले कुछ लोगों ने शरद पवार के खिलाफ बोला था, तो अजीत दादा पवार ने उसके खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई थी कि भाई आप व्यक्तिगत टिप्पणी हमारे चाचा पर ना करें। तो अजीत पवार की जो एक्सेप्टेबिलिटी थी वो उनके स्वभाव के कारण थी। पिछले 40 वर्षों से जिस प्रकार से महाराष्ट्र की राजनीति के केंद्र में थे शरद पवार, तो जब उनका अपना व्यक्तित्व था, जैसा अरुण जी बता रहे थे अभी, शरद पवार ने तो बहुत महाराष्ट्र की राजनीति को, अब तक वो उनके भीष्म पितामह हो गए थे, लेकिन भीष्म पितामह को एक अर्जुन चाहिए होता है, और वही अर्जुन के रूप में ये अजीत पवार जी उनके साथ हमेशा रहे, उनका हमेशा सम्मान करते रहे। चाहे वो पिंपरी चिंचवाड़ का पूरा इलाके का डेवलपमेंट हो या पुणे के डेवलपमेंट की बात हो, पूरा परिवार एकजुट हो जाता था। अभी आपने देखा कि लोकल बॉडी इलेक्शन में किस प्रकार से सुप्रिया सुले, जो अभी स्क्रीन पर दाहिनी तरफ बहुत तेजी से जाती हुई दिखाई भी दे रही हैं, वो सुप्रिया सुले और इनके बीच में एक समन्वय स्थापित हुआ था। मुझे लगता है कि संजय जी ठीक कह रहे थे कि जिला परिषद के चुनाव के बाद जो अभी होने वाला था और जिसके चुनाव प्रचार के लिए अजीत दादा पवार बारामती की इस दुर्भाग्यशाली यात्रा पर गए थे, उस यात्रा के बाद मुझे लगता है कि इस चुनाव के नतीजों के बाद बारामती के जो भी नतीजे होते, दोनों धड़े एक होने वाले थे, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि सुप्रिया सुले और उनके बीच बातचीत संपन्न हो गई है और दोनों धड़े एकजुट होकर शरद पवार के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी हम इन पर क्या बात करें, अभी तो जिस प्रकार से बारामती में तैयारियां हो रही हैं, मतलब। और एक और बात रूबिका जी, मैं 10 सेकंड दीजिए, मुझे कहना चाहता हूं कि शरद पवार जी को मैंने लगभग 25-33 साल से का मेरा अनुभव है राजनीति में देखने का, शरद पवार की आंखों में आंसू कभी नहीं देखा था। कठिन से कठिन परिस्थिति उन पर आई, कठिन से कठिन राजनीतिक वो हुआ जब उन्होंने अपने दादा, जो अपने गुरु के खिलाफ बगावत करके 36-37 साल की उम्र में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, तब से लेकर अब तक मुझे नहीं लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसने शरद पवार की आंखों में कल के पहले आंसू देखे होंगे। कल टूटे हैं वो, ये कोई माने कि मैं ना वही माने। कह रहा हूं, कल जब वो सामने आए तो कल पहली बार शरद पवार की आंखों में मैंने आंसू देखा। मुझे लगा कि ये व्यक्ति जो पिछले 50-60 साल से राजनीति में, और कहता भी है कि नेताओं को सार्वजनिक रूप से आंसू नहीं दिखने चाहिए,
कल वो बुरी तरह टूट गया, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम माइथोलॉजी से या अपने स्क्रिप्चर्स से ले तो भीष्म पितामह कभी नहीं चाहते कि उनके सामने उनका अर्जुन चला जाए, लेकिन शरद पवार रूपी भीष्म पितामह के सामने और आनंद जी, जब आप ये बात अजित कर रहे हैं पवार तब रूपी मेरी अर्जुन चला नजर गया। आप मेरे कान आपके शब्दों पर हैं, लेकिन मेरी नजर वहाँ स्क्रीन पर चल रही तस्वीरों पर हैं। उन तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि सुप्रिया सुले जो हैं अपने भाई के अंतिम संस्कार में किसी तरह की कोई चूक ना हो जाए। कई बार ये होता है कि इतनी भीड़ होती है, व्यवस्था में आप कई चीज़ों को नज़रअंदाज कर जाते हैं और बाद में एहसास होता है कि नहीं होना चाहिए था। तो वो देखिए, आप नीचे उतर कर आई, शायद वो पवार परिवार के ही बच्चे हैं जो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए थे, और फिर वो जाकर वहां पर उनसे कह रही थी कि आप जरा ऊपर की तरफ आ जाइए, स्टेज पर आ जाओ, लेकिन उन्होंने कहा हम शायद यहाँ पर कंफर्टेबल है। मैं सिर्फ अंदाज़ा लगा पा रही हूँ। और ये देखिए, बहन जो है वो हर चीज़ को आखिर में ये दुरुस्त करने की कोशिश में लगी हुई हैं। एक चीज़ जो दुरुस्त नहीं हो सकती है वो ये कि भाई अब लौटकर नहीं आने वाला है।